हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बिलियन लेसन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, ये सब के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूपी बोर्ड के लिए यानी कि क्लास 12 के लिए भी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो टॉपिक क्या है? वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं और वो भी किसके लिए? वाष्पशील विलयन के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है वाष्पशील विलयन के लिए। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले देखिए वाष्पशील क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ क्या होता है, या फिर वाष्पशील विलयन क्या चीज होता है। विलयन तो आप लोग जानते हैं, विलयन क्या होता है आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे यानी कि ये ध्यान देना है कि वाष्पशील विलयन क्या चीज होता है। ठीक है ना? क्योंकि ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग क्या है? वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि वाष्पशील विलयन क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये राउल्ट के नियम पर आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? देखिए वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि जो आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो सके, जो आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो सके, ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? वाष्पशील पदार्थ बोला जाता है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ये बहुत ही ज्यादा वाष्पशील होता है। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा वाष्पशील पदार्थ है। इसको अगर आप खुले में रख देते हैं तो यह वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो मतलब कि जो वाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ जाता है, ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं? वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो वाष्पशील पदार्थ क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी ऐसे पदार्थ जो वाष्प में आसानी से कन्वर्ट हो सके, जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो सके, ऐसे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे विलयन के लिए बोला गया है, तो विलयन के लिए वाष्प पदार्थ यानी कि विलयन के लिए वाष्पशील पदार्थ क्या हो जाएगा? यानी वाष्पशील विलयन हम लोग किसे बोलेंगे? यानी ऐसा विलयन जो आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो सके, जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो सके, ऐसा विलयन ही क्या कहलाता है? वाष्पशील विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? अब आप जानते हैं जो विलयन होता है, विलयन कम से कम दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। इसमें एक होता है सोलूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। बात समझ में आ गई ना? ये सब हम एकदम बेसिक से हम कवर कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से आप लोग देखिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये लेसन आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो ये वाष्पशील क्या है हमने ये तो बता दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम, यहाँ पे हम कोई दो कंटेनर ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई दो कंटेनर ले रहे हैं। कंटेनर मतलब समझते हैं? कोई दो पात्र ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई दो पात्र ले रहे हैं, मतलब कोई दो बर्तन ले रहे हैं। जैसे कि एक पात्र यहाँ पे ये है, एक पात्र हमने यहाँ पे ए ले लिया है। ठीक, एक पात्र हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक, ये आपका क्या है? कोई पात्र है, यानी कि कोई बर्तन है। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद इसमें हमने कोई भी विलेय पदार्थ भर रखा है। इसमें हम कोई भी विलेय पदार्थ भर दिए हैं। इसमें हम कोई भी विलेय पदार्थ भर दिए हैं। अब विलेय पदार्थ जो है इसका नाम हमने दे दिया है ए, यानी कि यहाँ पे ए कोई पदार्थ है, ये पहला पात्र है। इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई दूसरा पात्र ले लेते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरा बर्तन ले लेते हैं। इस दूसरे बर्तन में भी हमने क्या किया है? कोई भी विलायक इसमें हमने भर दिया है। इसमें हमने क्या किया है? कोई विलायक भर दिया गया है और इसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है बी। ठीक है ना? ये क्या है? ये कोई पात्र है, यानी कि ये कोई बर्तन है। बात समझ में आ गई ना? ये क्या है? कोई पात्र है, यानी कि ये क्या है? कोई बर्तन है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, और दोनों कैसे हैं? वाष्पशील है। दोनों कैसे हैं? वाष्पशील है। अब इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को हम लोग क्या करें? अगर एक ही पात्र में अगर हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर दें,
मतलब कि दोनों को एक बड़ा बर्तन ले और दोनों को उस बड़े बर्तन में हम यहाँ पे क्या कर दे, इसको पलटी मार दे, यानी कि इसको हम लोग क्या कर दे, इकट्ठा कर दे। तो इकट्ठा करेंगे तो आपका कुछ ऐसा थोड़ा सा बन जाएगा। हम थोड़ा सा बड़ा सा पात्र बना दे रहे हैं, ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसमें आपका क्या आ जाएगा भैया, ये आपका बन जाएगा बिलियन। ये क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ये क्या है आपका भैया, बिलियन है। ये क्या था आपका, विलेय पदार्थ था जिसको हमने ए नाम दिया था। ये क्या था आपका, विलायक है जिसको हमने क्या नाम दिया था भैया, बी नाम दिया था। और ये दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका बिलियन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बिलियन आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो पहला पदार्थ है इसको हमने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है। इसको हम ए नाम दिए हैं। और इसका जो वाष्प दाब है, इसका जो वाष्प दाब, अब ये वाष्प दाब क्या चीज होता है हमने पिछले क्लास में बता दिया है। फिर से हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि वाष्प दाब क्या हो रहा है। यानी कि वाष्प दाब, वाष्प में आगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं दाब है, लेकिन दाब किसका दाब है, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब है। तो क्या होता है वाष्प दाब, एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको अगर हम किसी पात्र के थ्रू ढक दें, अगर हम इसको क्या करें, किसी पात्र के थ्रू अगर हम इसको क्या कर दें, ढक दें, यानी कि इसको अगर हम क्या कर दें, किसी पात्र से, बर्तन से इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और नीचे से इसको अगर हम लोग क्या करें, हीट करें, हीट करेंगे तो जो वाष्प यहाँ पे जाएगी, जो वाष्प यहाँ पे जाएगी, ये जो ढक्कन हमने लगा रखा है इस पे क्या करेगा, प्रेशर करेगा, इसको ये हीट करेगा। बात समझ में आ गई, इसको ये क्या करेगा, प्रेशर डालेगा इस पर। तो प्रेशर जब डालेगा, ये जो गैस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कंडेंसेशन, यानी कि इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये जो वाष्प है, या जब, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। भाप जब जाएगा तो इस दीवार की यानी कि ये जो प्लेट हमने लगा रखा है, जिससे हमने ढक रखा है, इससे क्या करेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने के कारण ये जो गैस होती है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर के फिर से इसी में, यानी कि ये जो द्रव यहाँ पे रखा हुआ है इसी में आकर के फिर से एकत्रित होने लगेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, जितने गैस इधर से जा रहे हैं उतने ही गैस लिक्विड में यहाँ पे कन्वर्ट होकर के इस द्रव में फिर से वापस चली आ रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगी, इन दोनों में साम्यावस्था आ जाएगी। अब साम्यावस्था जब आ जाएगी, इस स्थिति में इस गैस द्वारा डाला गया जो दाब होता है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर डाला गया जो दाब होता है वही क्या कहलाता है भैया, वाष्प दाब कहलाता है। और अगर बेहतरीन तरीके से डिटेल से अगर आपको समझना है तो आप भैया आप पिछला क्लास देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, अब ये जो पहला पदार्थ हमने लिया है इसका अगर हम वाष्प दाब मान ले Pa है, ये जो हमने पहला पदार्थ लिया है उसका वाष्प दाब हमने क्या मान लिया भैया, Pa मान लिया गया है। यानी कि ये जो है इसका वाष्प दाब कितना है, मान लीजिए ये जो पहला पदार्थ है इसका वाष्प दाब कितना है, मान लीजिए ये है Pa, ये क्या है, Pa है। और इसका वाष्प दाब अगर हम क्या मान ले, Pb मान ले, तो ये जो यहां पे विलयन बना है इसका वाष्प दाब अगर हम P मान ले, जो विलयन यहां पे बना है इसका वाष्प दाब अगर हम क्या मान ले भैया, P मान ले, यानी कि ये जो है इसका वाष्प दाब कितना है, P। तो इसका जो टोटल वाष्प दाब होगा, ये जो विलयन है इसका टोटल वाष्प दाब कितना होगा, इन दोनों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। बात पल्ले पड़ रही है ना। यानी कि जो विलेय पदार्थ है Pa है, इसका वाष्प दाब कितना है, Pa है। यानी कि जो पहला पदार्थ A था जिसको हमने A नाम दिया था उसका वाष्प दाब क्या है, Pa है। और जो दूसरा पदार्थ जिसको हमने B माना था उसका नाम क्या है, यानी कि उसका जो वाष्प दाब है वो हमने कितना मान लिया है, Pb मान लिया है। और इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब कितना हमने मान लिया है, P मान लिया गया है। तो ये जो विलयन का कुल वाष्प दाब है यानी कि जो P है इन दोनों वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि भैया जो P होगा वो होगा इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे जो P होगा वह इक्वल टू होगा Pa और प्लस Pb के। बात समझ में आ गई ना। क्या है, एक बार फिर से समझिए कि हमने क्या किया है। जैसे अगर हम क्या कर देंगे, दो पात्र ले लेंगे, एक पात्र में हमने विलेय रखा है और दूसरे पात्र में हम लोगों ने विलायक रख दिया है। ये जो A है इसको हमने विलेय नाम दिया है
अगर आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका विलेय है, ये आपका क्या था, विलायक था, ये क्या था, विलायक था। बात समझ में आ गई ना, यानी कि ये क्या था, सोल्यूट था, ये क्या था, सोल्यूट था, ये क्या था आपका, सॉल्वेंट था। बात समझ में आ गई ना, ये क्या था आपका, सॉल्वेंट था, और ये क्या है आपका, सोल्यूशन। बात समझ में आ गई ना, ये क्या है आपका, सोल्यूशन है। अब एक बार फिर से समझिए, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब हम लोगों ने मिक्स कर दिया है, जो सोल्यूट था उसका वाष्प दाब कितना था, Pa था, और जो सॉल्वेंट था उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर जो था वो कितना था, Pb था। और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया है क्या है, P है, तो P जो होगा यह इन दोनों के वेपर प्रेशर के ऐड के यानी कि सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों के वाष्प दाबों के योगफल पे के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि क्या होगा भैया, P इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Pa और प्लस Pb मिलेगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि अब हम इसको थोड़ा सा शब्दों में आपको समझाएं। यदि हम कोई दो पदार्थ या फिर यदि हम कोई वाष्पशील दो पदार्थ लेते हैं, और दो पदार्थ का मतलब यहाँ पे एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा, तो उनका जो कुल वाष्प दाब होगा वह उन दोनों वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि यदि कोई दो पदार्थ लिया जाए तो उन दोनों को अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और दोनों पदार्थ कैसे होने चाहिए भैया, वाष्पशील होने चाहिए, तो इन दोनों पदार्थों का जो कुल वाष्प दाब होगा वह इन दोनों पदार्थों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात P इक्वल टू क्या मिलेगा, Pa और प्लस Pb मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। अब एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको यानी कि इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, मिटाएंगे। इसके बाद हम ये जो राउल्ट का नियम है इसको आपको फिर से इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें होता क्या है। बात समझ में आ गई ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चले, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए, जो कुल वाष्प दाब होगा, जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, P इक्वल टू Pa प्लस Pb होगा। क्या होगा, P इक्वल टू भैया Pa प्लस Pb होगा। ठीक, देखिए यानी कि यदि कोई पदार्थ, कोई वाष्पशील पदार्थ, ठीक है ना, कोई वाष्पशील पदार्थ A है जिसका वाष्प दाब Pa है, तथा कोई दूसरा पदार्थ B है जिसका वाष्प दाब Pb है, तथा कुल वाष्प दाब यदि P हो तो राउल्ट के नियम के अनुसार, क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार P इक्वल टू Pa और प्लस Pb मिलेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यानी क्या कहता है राउल्ट का नियम, किसी भी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वह उन दोनों विलयनों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। मतलब कि P इक्वल टू क्या मिलेगा, Pa और प्लस Pb मिलेगा। क्या बोला गया है, हमने यहाँ पे कोई दो पदार्थ लिया था, पहला पदार्थ A था, दूसरा पदार्थ क्या था, B था। पहले पदार्थ का जो वाष्प दाब है उतना, यानी उसको क्या मान लिया गया है, Pa मान लिया गया है, और दूसरा जो यानी कि जो दूसरा पदार्थ था उसका वाष्प दाब कितना मान लिया गया है, Pb मान लिया गया है। तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा, Pa प्लस Pb हो जाएगा। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कहता है, राउल्ट का नियम, राउल्ट के
नियम के अनुसार क्या कहता है राउल्ट का नियम? किसी पदार्थ का या फिर किसी विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि क्या बोल रहा है राउल्ट के नियम के अनुसार? क्या कहता है राउल्ट का नियम? किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह उसके मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई ना? अगर मान लिया जाए जो पहला पदार्थ था A, जिसका वाष्प दाब हमने क्या माना था? Pa माना था। अगर हम उसका मोल प्रभाज xA या फिर XA मान लें, मोल प्रभाज बोलिए या मोल अंश बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ गई ना? इसको कहीं कहीं पे मोल अंश भी लिखा गया है, कहीं कहीं पे मोल प्रभाज भी लिखा गया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो मान लीजिए जो पहला पदार्थ था A, उसका जो मोल प्रभाज था वो कितना हमने मान लिया है? मान लीजिए आपका XA है, ठीक है ना? तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भैया? P इक्वल टू या फिर PA प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा? XA। क्या मिलेगा? PA प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? XA। क्योंकि यही तो कहता है राउल्ट का नियम, किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब है वह उसके मोल प्रभाज के क्या है? समानुपाती है। पहला पदार्थ हमने A लिया था तो उसका जो वाष्प दाब होगा वह उसी के मोल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कि PA प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा या फिर XA हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? PA इक्वल टू P0A इंटू XA। ये कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बता दीजिएगा जहां P0A समानुपाती स्थिरांक है, तथा xA पदार्थ A का मोल प्रभाज है। क्या है? पदार्थ A का मोल प्रभाज है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि PA प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे जो कि क्या है? P0A यहाँ पे क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, यानी कि ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, इसी तरीके से अगर जो दूसरा पदार्थ हमने लिया था PB, तो PB जो होगा यानी कि जो दूसरे विलयन हमने जो दूसरा पदार्थ लिया था उसका जो वाष्प दाब होगा वह उसके मोल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। अर्थात जो PB होगा यह प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? xB हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? PB इक्वल टू P0B इंटू XB मिलेगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे बता दीजिए जो P0B है, P0B क्या है? P0B जहां P0B क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। बात समझ में आ गई ना? क्या है? समानुपाती स्थिरांक तथा xB पदार्थ B का मोल प्रभाज है। क्या है? मोल प्रभाज है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जो P0B है वो क्या है? समानुपाती स्थिरांक है तथा जो XB है वो क्या है? पदार्थ B का यहाँ पे मोल प्रभाज है, यानी कि पदार्थ B का मोल फ्रैक्शन है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, हम यहां से जो PA और PB का मान निकाले हैं इसको ले जाकर के हम लोग समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। इसका जो मान है इसको ले जाकर के हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। क्योंकि देखिए PA की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है और PB की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है, तो इसको ले जाकर के आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है ना? तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर दें। चलिए इसके आगे लिखिए, यहां पे लिखिए, यानी कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से
समीकरण 1, 2 तथा 3 से इन दोनों का मान ले जाकर के इसमें पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, PA और प्लस PB, ये तो था समीकरण नंबर 1। तो PA के स्थान पर देखिए PA बराबर क्या है, P नॉट A इंटू XA, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P नॉट A इंटू XA हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है PB, और PB की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं P नॉट B इंटू XB, P नॉट B इंटू XB, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया था, इसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, अगर हम XA और XB का मान निकालें तो क्या होगा, अगर हम XA और XB का मान निकालें तो क्या होगा, तो पहले हम मान निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं जो मूल प्रभाज होता है विलेय पदार्थ का, उसके लिए क्या होता है फार्मूला, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। यानी स्मॉल n क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N यहाँ पे क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। उसी तरीके से हम लोग XB का जो मान है वो जानते हैं कैपिटल N अपॉन क्या मिलता है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N मिलता है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, XA और प्लस यहाँ पे XB इक्वल टू क्या मिलेगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहां से जो XA और प्लस XB का जो मान मिलेगा, XA प्लस XB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो n प्लस n बचेगा, और यहां भी ऊपर n प्लस n बचेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। XA यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, XA और प्लस XB इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, या यहां से अगर आप XA की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस XB निकल जाएगा। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5। बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, यहां से जो XA का मान हम लोगों ने निकाला है, इसको ले जाकर के समीकरण नंबर कितना है, समीकरण नंबर 4 में यहाँ पे पुट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं हमने यहाँ पे XA का मान निकाला है, आप X की यानी कि XB का भी मान निकाल सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। देखिए ये आपका P इक्वल टू इतना तो मिल ही जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, हम लोग जानते हैं जो मोल प्रभाज होता है, इसको इसमें एक विलेय के लिए मोल प्रभाज निकाला जाता है और एक विलायक के लिए मोल प्रभाज निकाला जाता है। जो विलेय के लिए मोल प्रभाज है इसको हम क्या माने हैं, यहाँ पे XA माने हैं, और इसके लिए जो मोलों की संख्या है विलेय के लिए वो क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा, और विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, जोड़ने पर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। यहां से हम लोग XA की वैल्यू या फिर XA की वैल्यू यहां से हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है ना। जब XA की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, इसको ले जाकर के रख दीजिए समीकरण नंबर 4 में, ठीक है ना। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से क्या मिलेगा, देखिए P इक्वल टू P नॉट A इंटू यहां पे क्या है XA के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इंटू यहां पे क्या मिलेगा, XB मिलेगा। ठीक, अब इसको तोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, P इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB, और यहां पे क्या मिलेगा, P नॉट B इंटू XB मिलेगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, P इक्वल टू P नॉट A, इन दोनों में से अगर हम माइनस XB अगर हम लोग कॉमन कर लें, माइनस XB अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, यानी कि माइनस कॉमन कर लिया, यहां पे क्या बचेगा, P नॉट A बचेगा, और यहां पे माइनस क्या बचेगा, P नॉट B मिलेगा। बात समझ में आ गई, चूंकि जब हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, इसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशन नंबर 6 निकला है, यही आपका क्या है, वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए जो राउल्ट का नियम है, इसमें जो कुल वाष्प दाब विलयन का मिलेगा वो कितना मिलेगा, P इक्वल टू इतना ही मिलेगा। बात को समझिए, यानी कि किसी भी विलयन का, किसी भी वाष्पशील विलयन का
जो राउल्ट का नियम होता है उसमें जो टोटल वाष्प दाब मिलेगा, उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, P इक्वल टू P नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए माइनस यहाँ पे P नॉट बी मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये इसमें थोड़ा सा ठीक सही है, ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसका एक ग्राफ होता है राउल्ट के नियम का, इसको हम ग्राफ बताएं, इसके बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना? इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम ग्राफ को बताएं, ठीक? नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक? चलिए ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे क्या ध्यान देंगे, अब यहां पे आप लोग देखिए, ठीक है ना? देखिए जैसे ये है, ये कोई ग्राफ है, ठीक? अब एक चीज जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये यहां पे हमने मान लिया है एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। यहां पे हमने मान लिया है एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0, यानी इधर जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, इधर मोल प्रभास बढ़ रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है, मोल प्रभास बढ़ रहा है, और इधर ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प दाब। यानी कि ऊपर की तरफ वाष्प दाब को रिप्रेजेंट किया गया है बढ़ते क्रम में, और इधर मोल प्रभास को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इधर मोल प्रभास का बढ़ता हुआ क्रम। अब यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स ए इक्वल टू 1 का यहाँ पे क्या मतलब है, एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स बी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, जो एक्स ए है एकदम प्योर फॉर्म में है, शुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था में क्या होता है, कोई भी पदार्थ हम लोग शुद्ध कब बोलते हैं, जैसे भाई आपका पानी ही है, पानी को शुद्ध कब बोला जाएगा, जब वहां पे केवल और केवल H2O होगा, उसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ प्रेजेंट नहीं होगा, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध वाटर बोलेंगे, प्योर वाटर बोलेंगे, वही आपका शुद्ध जल हो जाएगा। उसी तरीके से शुद्ध है तो केवल और केवल यहाँ पे एक्स ए होगा, और एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इसी यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध अवस्था है। जब एक्स ए इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या है, शुद्ध अवस्था में है, और जब शुद्ध अवस्था में है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? ये आपका, अच्छा ये एक्स ए इक्वल टू 1 कैसे आया, आप लोग सोच रहे होंगे ये एक्स ए इक्वल टू 1 कैसे आया। तो अभी हमने एक इक्वेशन दी, यानी कि आपको निकलवाया था एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या निकाले थे, 1 निकाले थे। जब आपका एक्स बी इक्वल टू 0 है, जब एक्स बी इक्वल टू 0 है तो क्या मिलेगा, एक्स ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 1, यानी कि जो एक्स ए की वैल्यू है ये क्या मिलेगी भैया, 1 ही तो मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो एक्स ए है इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो एक्स ए इक्वल टू 1 है, मतलब ये प्योर फॉर्म में है, केवल और केवल यहाँ पे एक्स ए है, एक्स बी यहाँ पे 0 है। उसी तरीके से इधर हम जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर हम जा रहे हैं तो किसका मान बढ़ रहा है, एक्स बी का मान बढ़ रहा है, लेकिन एक्स ए का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तक जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एक्स ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो एक्स बी है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि इधर क्या है, मोल प्रभास की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मोल प्रभास बढ़ रहा है। तो यहां पे आएंगे तो एक्स ए इक्वल टू 0, मतलब एक्स ए का यहाँ पे नाम और निशान नहीं रह जाएगा, और एक्स बी यहाँ पे एकदम प्योर फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे एक्स ए प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स बी जो है कि प्योर फॉर्म में है, यानी कि शुद्ध अवस्था में है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसका वाष्प दाब अगर हम ले लें, चूंकि इधर क्या है, आपको वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करना है, इधर अगर हमने यहाँ पे ले लिया है पी नॉट ए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, पी नॉट ए हमने लिया है, या फिर सॉरी पी ए लीजिए आप, इधर क्या है, पी ए है, और इधर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे पी बी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने ले लिया है, ये क्या है, पी बी। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको एक इक्वेशन बताया था कि पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी,
ये अभी हमने आपको बताया था। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। जब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक्स ए का मान बढ़ा रहे हैं तो पी ए का मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक्स ए का मान यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एक्स ए का मान बढ़ाएंगे, अगर हम यहाँ पे एक्स ए का मान बढ़ाएंगे तो इसका मतलब एक्स ए का मान बढ़ाने का मतलब पी ए का मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात को समझिए, यानी कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक्स बी का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम एक्स बी का मान बढ़ा रहे हैं मतलब पी बी का मान यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब एक्स बी का मान जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका एक्स ए एकदम प्योर फॉर्म में था, जितने हम लोग इधर जाएंगे इधर हम लोग एक्स बी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एक्स बी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पी बी का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कंडीशन ऐसी है कि जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो एक्स बी का मान मैक्सिमम हो जाएगा। जब एक्स बी का मान मैक्सिमम है तो पी बी का मान भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि आपको ग्राफ जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से ये जो वाला हम लोगों को ग्राफ मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स ए का मान क्या है, 0 है। एक्स ए का मान 0 है। हम लोग जिधर यानी कि जितना ही हम लोग इधर जाते जाएंगे उतने ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, एक्स ए का मान बढ़ेगा। और जब एक्स ए का मान बढ़ेगा तो पी ए का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जितने हम लोग इधर आ रहे हैं देखिए उतने ज्यादा एक्स ए का मान यहाँ पे पी ए का मान भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये एक ग्राफ मिलेगा, ये बिलियन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। यानी P इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए प्लस पी बी को यह रिप्रेजेंट करेगा। ये है आपका ग्राफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कैसे ग्राफ बनता है ये ग्राफ हमने यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से समझा करके आपको बता दिया, क्योंकि ये ग्राफ आप लोगों को कोई इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाएगा। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट भी कर दे रहे हैं इसको। ये यहाँ पे क्या है, कोई ग्राफ है, इधर आपका मोल प्रभाज बढ़ रहा है, इधर आपका क्या है, वाष्प दाब है। मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के थ्रू ये ग्राफ जो है कि खींचा गया है। ये आपका एक्स ए मतलब प्योर फॉर्म में है, तो एक्स बी यहाँ पे क्या होगा भैया, 0 होगा। जितने ज्यादा हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा एक्स ए का मान घटता हुआ चला जाएगा और उतने ज्यादा एक्स बी का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पे जब हम लोग आ जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक्स बी का मान मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि एक्स बी एकदम प्योर फॉर्म में हो जाएगा, तो एक्स ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वाष्प दाब हम लोगों ने पी बी मान लिया है और इसका वाष्प दाब हमने पी ए मान लिया है, ठीक है ना। यानी कि जो पदार्थ ए है इसका वाष्प दाब हम लोगों ने पी ए माना है और जो पदार्थ बी था उसका वाष्प दाब हम लोगों ने पी बी मान लिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे वैसे एक्स बी का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे एक्स बी का मान बढ़ेगा, एक्स बी का मान बढ़ने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स बी का मान जब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो पी बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए पी बी का मान यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले देखिए इतना था, इसके बाद देखो यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बात समझ में आ गया ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए जब हम लोग आ गए तो यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगी, यहाँ पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका पी बी। उसी तरीके से ये वाला जो ग्राफ है इसमें आपका क्या है, जितने हम लोग इधर आएंगे उतने ज्यादा एक्स ए का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्स ए का मान यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पे कि एकदम यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इसका मान यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये है आपका ग्राफ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक हो गया, ओके। ये क्लास आज के लिए बस इतना ही हम लोग। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो आदर्श विलयन होता है और अनादर्श विलयन होता है, ये क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ये जो क्लास है अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर अपने मित्रों दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा। और जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को ये जो क्लास है ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अभी भी कोई यानी कि समस्या कोई भी इशू है यहाँ पे
वीडियो की क्वालिटी में या फिर और किसी में, तो आप लोग थोड़ा सा हमको कमेंट के माध्यम से बता देंगे तो हमको भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जो आप समझना चाह रहे हैं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।